नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेप्टेम्बर 11 के CBT 1 में जो मैथ जो 40 मार्क्स की जो पूछा जाएगा उसका जो 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जो बिल्कुल हमारे मेमोरी बेस्ड होगा। जो हमने सेप्टेम्बर 10 में दिया था उसमें हमारा जो जो हमने देखा था उस एक्सपीरियंस के आधार पर हमने लेकर आया है। और इस जो हमारा यहाँ टोटल 11 जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इसको बिल्कुल ट्रिकली 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम बाउंडेड यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। मतलब जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आएगा वो हर सेक्शन में टाइम लिमिट रहेगा। तो टाइम लिमिट रहने का मतलब ये है कि आपको आने से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व करते हैं उससे मतलब है। अगर आपको मैथ में 40 क्वेश्चन है, आपको 40 में 40 आपको मान लिया कि आता था लेकिन आपने बनाया मार्क 20, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट कब होगा? जब आपको 40 आता है और उसको टाइम के अंदर बना लेते हैं, तब आपको रिजल्ट होगा। तो इसी के बेस पर हम इसी को देखते हुए हम आज मैथ लेकर आए हैं, जो आपको फुली ट्रिकली मिलेगा। आपको विदाउट टाइम कंज्यूमिंग आपको 20 से 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसको पॉज कीजिए, आप खुद से बना के देखिए कितना टाइम लग रहा है, और बाकी जो हम मेथड बताते हैं उससे कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सम अष्टभुज रेगुलर ऑक्टागोन हमारा यहाँ है कि प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा। मैंने बना पाएगा मतलब टाइम थोड़ा लगेगा। तो आपको जल्दी अगर निकालना है तो आपको कुछ तो कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ दोस्तों हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि प्रत्येक अंतःकोण मतलब कि यहाँ निकालना है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन मतलब क्या हो गया, 8 साइड होगा इसमें। तो 8 साइड होगा तो अगर ईच एंगल निकालना हो तो डायरेक्ट हम फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पर ईच एंगल निकालना हो, एंगल यहाँ निकालना है हमको। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे एन माइनस, क्या होता है एन माइनस, इसको एन को ठीक से लिखते हैं तो हमें यहाँ हो जाएगा फार्मूला में n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ये हमारा फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसी पर हम पुट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम 8 हो जाएगा -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। इसको कट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और 2 4 पचे 20। तो ये आ जाएगा 8 में से 2 हमारा 6 हो जाएगा, और गुने 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। 2 तो ये 6 हो गया, पंती 15 का तुम्हारा 1, चौथे 12 1 13 मतलब 135 सी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया। अगर अंतः कोण निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला इसको तुम याद कर लीजिए कि n-2 इंटू 180 बाई n होता है। अब इसी में अगर बात करते हैं कि प्रत्येक किसी भी समभुज के टोटल एंगल कितना होगा, मतलब समबाहु कोई त्रिभुज है उसके सभी कोणों का योग का अगर फार्मूला पूछे या मान पूछे, वैल्यू पूछे, तो उसका ये सभी कोणों का योग का जो फार्मूला होता है n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ क्या है कि यहाँ पर हम n से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ n से डिवाइड क्यों क्यों क्योंकि एक एंगल निकालना था। लेकिन अगर आपको टोटल एंगल निकालना है कि टोटल कितना होगा, कोई समभुज है उसके सभी कोणों का एंगल जोग उसका सम, तो ये हमारा फार्मूला लगाएंगे। सेकंड क्या होता है कि किसी भी अगर हमारा कि बाहिस कोण, प्रत्येक किसी भी बहुभुज है उसके अगर बाहिस कोण के मान ज्ञात करना है। बहुभुज में क्या हो गया, उसका ये मतलब है कि उसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो उसमें अगर बाहिस कोण निकालना हो तो बाहिस कोण निकालने के जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 माइनस बटे डिवाइडेड बाई n होता है। ये हमारा बाहिस कोण निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर बात करते हैं कि कोई बहुभुज है उसके विकर्णों की संख्या निकालना है, अगर किसी बहुभुज में कितना विकर्ण होगा उसकी संख्या निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई ये हमारा 2 होता है। तो कुछ इतने फार्मूला है जो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर किसी बहुभुज का विकर्ण निकालना हो तो n इंटू n-3 बाई 2 हो जाता है। कोई बाहिस कोण निकालना तो 60 डिग्री बटे n होता है, क्योंकि कोई भी अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों के जो कितना होता है 360 होता है। तो बाहिस कोण निकालना है किसी बहुभुज में तो जितना भुजा होगा उसका बाहिस कोण उतना कमता जाएगा, तो 360 बटे n होता है। बाकी जोक होता है n-2 इंटू 180। तो ये हमारा दोस्तों कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB 6 सेंटीमीटर है, BD 2 सेंटीमीटर है, तो DE की लंबाई क्या होगा। इन द गिवन सर्कल द कर्ड हमारा AB इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट DE एट ए पॉइंट D। इफ द
हमारा ए बी कितना 6 सेंटीमीटर है, तो हमें बी डी का भी लाइन दिया है, तो ये डी निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको फिगर ड्रॉ करना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिगर ड्रॉ कर लिए तो आपका काम हो गया। तो दोस्तों यहाँ क्या देखते हैं, एक सर्कल हम पहले ड्रॉ करते हैं। एक एक सर्कल का बात कर रहा है, तो एक सर्कल एक यहाँ देख सकते हैं कि वृत्त में जीवा है। जीवा क्या है, ये भी है, तो हम कहीं जीवा पार देते हैं। ये क्या है, जीवा होता है जो वृत्त में अंदर होता है। तो ये हमारा जीवा का हो गया, ए और बी हो गया, जीवा ए बी हो गया। फिर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा डी के साथ बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो इसको क्या है कि बढ़ाया जाता है। स्पर्श रेखा यहाँ डी दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ा दिए, तो ये हमारा डी तक मिलाने के लिए स्पर्श रेखा क्या है, डी है। मतलब यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया होगा जो इसको टच कर रहा होगा। तो ये हमारा जीवा हो गया, ये भी जीवा को बढ़ाया गया है, कहाँ तक, डी तक बढ़ाया गया है। और कहाँ से मिलाने के लिए, एक स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए। तो हमें क्या है कि हमें निकालना है डी की वैल्यू निकालना है। तो इसका दोस्तों कंसेप्ट होता है कि एक बिंदु को पकड़ेंगे और वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक बिंदु, कॉमन बिंदु क्या है, डी है। तो ये डी को पकड़ेंगे, तो डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी बी, तो यहाँ लिखेंगे डी अब बी गुने, फिर डी ए से चलेंगे, डी से ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बी इंटू डी ए बराबर क्या हो जाएगा। अब फिर डी ए से चलेंगे, एक बिंदु कॉमन पकड़ेंगे और वहीं से हमेशा चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डी बी हो गया और डी ए हो गया। तो यहाँ से अब इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे तो एक ही को है, जबकि दो होना चाहिए था, तो इसी को दो बार गुना करेंगे, मतलब इसका ऑक्सवायर हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, डी के हमारा ऑक्सवायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो कहने के मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अगर कॉमन पॉइंट को धरते हैं तो यहाँ से चलेंगे डी बी इंटू डी ए बराबर, यहाँ दो बार होना चाहिए था गुना, लेकिन एक ही लाइन है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ऑक्सवायर करेंगे, तो डी के होल ऑक्सवायर। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इसी पर पुट करेंगे, तो हमारा जो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 6 दिया है, मतलब ये 6 दिया है, उसका बी से डी, तो बी से डी कितना 2 दिया है। तो ये हमारा फार्मूला में डी बी पहले लगाएंगे, डी बी की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2 गुने, फिर हमारा डी ए लगाएंगे, मतलब डी से ए, तो 6 2 8 बराबर डी के होल ऑक्सवायर, तो यहाँ डी के होल ऑक्सवायर लिख दिए, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया बराबर डी के होल ऑक्सवायर। तो कहने का मतलब कि जो डी बराबर हो जाएगा √16 हो जाएगा, बराबर वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों कंसेप्ट था। तो दोस्तों इसमें एक और हमारा कंसेप्ट होता है कि एक तो हमारा क्या हुआ कि हमारा एक जीवा था और एक स्पर्श रेखा था, लेकिन अगर मान लें कि एक सर्कल में 2 जीवा दे दे, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह रहेगा, जैसे कि यहाँ क्या है कि हमारा ये जीवा हो गया, इसको आगे की ओर बढ़ाया गया, ठीक है। फिर एक और जीवा रह गया यहाँ, और इसको भी एक तरह से बढ़ाकर एक कोई बिंदु यहाँ ओ पर मिला दिया गया है। यहाँ मान लिया कोई बिंदु ओ ले लिए, यहाँ मान लिए ए ले लिए, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो इसमें कैसा रिलेशन होगा, तो दोस्तों हमने बोला था कि एक कॉमन पॉइंट को चूज करना है और उसी कॉमन पॉइंट से हम सारे को फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ हमारा कॉमन पॉइंट ओ हो गया, तो यहाँ से ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ से ए लिखेंगे गुने, फिर ओ ए से स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे, बी तक जाएंगे, तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर, ये हमारा ओ से स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे, सी तक जाएंगे, तो ओ सी गुने, फिर ओ से स्टार्ट करेंगे डी तक जाएंगे बराबर ओ डी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये अलग एक तरह से फार्मूला बन गया। अगर इस तरह पूछे तो इसको ऐसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों है कि 28 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन इन 28 साइड्स। तो अभी हमने बताया था दोस्तों कि जो फार्मूला होता है तो उसके बारे में उसी पर हम रखेंगे और इसको बनाएंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, डायगोनल की हमको संख्या, तो जो फार्मूला बताए थे क्या बताए थे, n इंटू एन माइनस 3/2 बताए थे। डायरेक्ट इस पर रखेंगे तो n की वैल्यू कितना है, तो 28 भुजा है, मतलब 28 को साइड है, इंटू 28 माइनस ये हमारा 3, 28 माइनस 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 28 हो गया, तो ये 14 हो गया, इंटू ये इसको 25। तब इसको हम क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 25 7 7 और 14 दूनी 28 और 60 35 350। तो कहना देखिए मतलब कि ये इधर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी है जो काम छोड़ देता है, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। हो रहा है कि 800 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डे, आफ्टर 12 डेज वो 80 जो मैन लीव द वर्क, एंड इन हाउ मैनी डे विल बी द रिमेनिंग मैन कंप्लीट द वर्क। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, कुछ नहीं, बस डिजिट देखना है, डायरेक्ट एक लाइन में बनाना है इसको 30 सेकंड में। तो इसको सबसे पहले जो दिया हुआ कंसेप्ट 800 आदमी जो मिलकर 30 दिन में काम कर देता था, इसको लिखेंगे 800 गुने
30, ये तो पहला पोर्शन हो गया। ठीक है, बराबर। अब इसमें क्या है कि 800 आदमी 12 दिन तक काम करने के बाद, तो पहले 12 दिन तो काम किया, तो मतलब 800 गुने 12 भाग काम हो चुका है। टोटल काम कितना है? इतना है, 800 गुने 30 है। तो ये हमारा हो गया। बाकी जो इस काम को करने के लिए 12 दिन तक किया 800 आदमी, लेकिन इसमें अब एक यहाँ चेंज हो जाता है, इंटरवल होता है। तो इंटरवल क्या होता है कि 80 आदमी छोड़कर चला जाता है, तो कितना बचा? 800 में से 80 आदमी चला जाएगा तो कितना बचेगा? 720 आदमी बचेगा। तो कहने का मतलब कि अब 720 आदमी बचा है। तो कह रहा है कि जो शेष आदमी है जो कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब कि एक्स टाइम लगेगा, क्योंकि टोटल काम कितना था? इतना था। इसमें से 800 आदमी ने 12 दिन तक काम करके इतना इसका पोर्शन ख़त्म कर दिया, प्लस कौन सा पोर्शन बचा है? जो पोर्शन बचा है उसको मान लिया कि एक दिन में पूरा होगा। कौन कितना करेगा लोग? तो 720 आदमी मिलके। अब इसको क्या है कि इधर लेके चलाएंगे, तो इसको लेके चलाएंगे तो 800 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 30 माइनस 12 बच जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 720 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 8 है 80, ये हो जाएगा 8 9 72, ये हो जाएगा 10 इंटू 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 18 बचेगा, बराबर हो जाएगा 9x। तो ये बचेगा 9 दूनी 18 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 10 दूनी 20, मतलब कि 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह दोस्तों जो क्वेश्चन आता है DRDO में कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये इसी को और चेंज कर देगा कि 800 आदमी के लिए 30 दिनों का भोजन सामग्री था। 12 दिन तक इतना आदमी ने भोजन सामग्री को खाया, उसके बाद 80 आदमी वो छोड़कर चला जाता है, कोई मतलब कि कैंप को छोड़कर चला जाता है, तो शेष जो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा? तो सेम यही पैटर्न को लगाना है एक लाइन का, और आपको बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि ए अकेले किसी काज को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काज को पूरा करने में 15 दिन लगाता है, और सी अकेले उसी काज को करने में 18 दिन पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ काज को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देता है, तो ये शेष काज को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है कि भारी होगा, लेकिन भारी कुछ नहीं है, एक लाइन में हम बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है कि सबका सिंगल सिंगल दिया हुआ है। ए 20 दिन में करेगा, बी है जो ये 15 दिन में करेगा, सी कितना दिन में? 18 दिन में करेगा। बस हमारा ये मामला है। अब बी या सी काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन के बाद वो छोड़ देता है, तो बोल रहा है कि हाउ मनी डे विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय द ए। तो कुछ नहीं करना है, बस क्योंकि यहाँ क्या है बी और सी 4 दिन तक ही करता है, बाकी भाग जाता है। तो यहाँ पहले बी को लिखेंगे, तो बी हमारा कितना दिन में काम करता है अकेले? 15 दिन में। तो यहाँ 4 दिन तक तो काम किया ना बी, तो 4/15 भाग तो काम कर दिया था, प्लस 4 दिन सी भी तो किया है, तो 4 दिन सी के लिए भी लिखेंगे। सी अकेले कितना दिन में करता है? 18 दिन में। तो जो करेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो एक भाग को करने में लगाता है उसको नीचे लिखेंगे। तो 4/15 भाग प्लस 4/18 भाग काम कंप्लीट हो गया है टोटल का। अब बचा कितना भाग है? तो जो बचा है तो अब कौन करेगा? ए करेगा। तो ए के रिमेनिंग कितना दिन में करेगा? तो वो मान लिया कि x दिन में करेगा, और ये अकेले कितना काम करता है? एक काम को करने में 20 दिन लेता है, तो ये हो गया 20 दिन। अगर ये 4/15 भाग कौन किया? बी किया। 4/18 भाग सी किया, प्लस 1/20 भाग ए करेगा, तो ये तीनों को मिलाएगा तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा ना। यही हमारा कंसेप्ट है एक लाइन का। एक लाइन में बनाना है, बस क्वेश्चन को समझना है कि बी या सी क्या किया? स्टार्ट किया काम को, मतलब और 4 दिन तक किया, वो भाग गया। ठीक है, तो 4 दिन किया भाग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर बी या सी 4 दिन काम किया, तो कितना भाग काम हुआ? तो टोटल एक काम करने में 15 दिन लेता है, तो 4/15 भाग काम किया, ये 4/18 दिन काम किया। बाकी जो शेष काम कौन किया? एक किया, तो ये टोटल करता है तो 20 दिन लेता है। तो एक दिन में माना कि रिमेनिंग करता है, तो 1/20 भाग, और टोटल के जोड़ देंगे तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा ना। बस यही हमारा कंसेप्ट है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ इसको अब लेते हैं, तो 15, 18 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 360। तो 15 हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम लगाएंगे, तो ये हमारा इसको डिवाइड करेंगे 15 से 360 में, तो 15 के 15 और 15 दूनी 30 हो गया, और 6 15 चौके 7 24 आ गया। तो 24 चौक कितना हो गया? 96 हो गया, प्लस 18 दूनी 36 20 आ गया, तो 20 चौक हो गया 80, प्लस ये हो जाएगा 0 कटेगा 18, तो ये हो गया 18 x बराबर हो गया 1। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, और 9 8 17, तो 176 हो गया, और प्लस कितना हो गया? 18x बराबर हो गया 360। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हमारा जो सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे, तो 176 माइनस 36 जाएगा तो 0, और 7 में 3 तो 4, 140 बराबर कितना हो गया यहाँ पर? सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या है? 360 है,
तो 360 यहाँ जीरो हमारा मिस हो गया था, इसी कारण हमारा ये नेगेटिव जैसा आ रहा था। तो ये हमारा कितना हो गया, इसको जोड़ो तो हमारा 90 सॉरी ये हमारा हम्म, ये हमारा जो 96 था 96 था। तो 96 प्लस हम किसको 80 को जोड़ दिए थे, हमारा हो गया 6 और 176 हो गया प्लस 18 एक्स हो गया और ये हमारा 18 हो गया बराबर 360। अब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 एक्स बराबर हो जाएगा 360 में से 176 जाएगा तो बच जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा जाके 15 में से 7 8 और 2 में से 184 हो जाएगा। तो इसको अब देखेंगे कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्शन हमारा सही है ना, 4 हो गया हमारा और 1 8 7 15 1 हाँ सही है। अब इसको क्या एक्स बराबर कितना हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाई हमारा 18 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 सते 2 9 18 हो गया और हमारा 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 2 9 18 मतलब कि 92/9 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर है, तो 92/9। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि 92 बटे हमारा कितना 9 कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है तो इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। इसका जो लिखा हुआ है इस तरह लिखा हुआ है कि 10.2/9 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लिखा हुआ है 9.2/45 लिखा हुआ है। इसका ये हुआ मतलब 14.2/45 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो 10.9/2 लिखा है इसका वैल्यू कितना होगा 10 9 90 2 92/9 हो जाएगा। मतलब ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। तो सेम टाइप का दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ दो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क in 45 एंड 40 डे रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर। स्टार्टिंग में क्या करता है साथ में स्टार्ट करता है बट आफ्टर सम डे ए क्या करता है लीव कर देता है एंड लीव द वर्क एंड बी अलोन क्या करता है कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को इन 23 डे में। तो आफ्टर हाउ मेनी डे ए इज द लीव, मतलब ए है जो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था। तो सेम कंसेप्ट एक लाइन में लगाएंगे। तो मान लिया कि हमारा जो ए है जो एक दिन बाद चला गया था छोड़ के, ठीक है। तो ये जो काम किया होगा एक्स बटे कितना करा होगा 45 भाग किया होगा, क्योंकि ये जो एक काम को 45 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन तक किया होगा तो 145 भाग तो पूरा करके गया होगा। साथ ही साथ काम जो स्टार्ट करता दोनों ने एक साथ किया है, मतलब एक से दिन तो बी भी किया होगा प्लस रिमेनिंग जो बचा उसको 23 दिन आओ लगाता है काम को करने में। तो बी जो टोटल लगाता है 40 दिन लेता है। तो इस तरह करके वो एक काम कंप्लीट कर देता है। यही हमारा वन लाइनर कंसेप्ट है। बस हमें सभी कर को एक बराबर कर देना है। अब इसको क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 45 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 360। तो इसको क्या हो जाएगा हम जब 45 से डिवाइड करेंगे 360 में तो 8 मरतबे हो जाएगा। तो ये 8x हो जाएगा प्लस 4 नंबर 36 9x प्लस 23 नंबर 207 हो गया बराबर हो गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर 8x प्लस 9x को जोड़ेंगे तो 9 8 17x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 207 बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इससे तो 17x बराबर कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 10 में से 7 3 अब 5 के 5 हो 3 में 2 से 1 ये 57 नंबर 53 से हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 9। मतलब ने ए और बी ने 9 दिन तक साथ में काम किया था, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया था। मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं लाभ हानि का है दोस्तों कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है जो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 लेन देन में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है 9 आर्टिकल्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 आर्टिकल, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है जनरल माइंड लगाना है कि कोई वस्तु 9 वस्तु को बेच रहा है, उसके जो धन प्राप्त हो रहा है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जो 15 वस्तु के खरीदने में जो धन प्राप्त हो रहा है मैंने धन खर्चा हुआ वो 9 वस्तु बेच के ही वो यहाँ पर वो मैनेज कर ले रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो 15 वस्तु को खरीदने में उसको जो धन लगा था, मान लें कि लगा होगा 100 रुपया, ठीक है, वो 9 वस्तु बेच के ही 100 रुपया पा ले रहा है। मतलब उसको 6 वस्तु के बराबर भी लाभ हो रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान देना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस लेन देन में उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ होने की क्या कंडीशन है, लाभ होने की कंडीशन ये है कि उसकी जो विक्रय मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा होगा, किससे क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो जो हमारा उसका जो परचेजिंग प्राइस हैगा वो जो सेलिंग प्राइस का होगा
ज़्यादा होगा किससे, परचेजिंग प्राइस से। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर डायरेक्ट हमारा जब फार्मूला होता है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, गुने 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर अंकित बट्टा निकालना हो तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। उसी तरह लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ होने का मतलब है कि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा वाला कौन है, 15 है या 9 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो 15 में से किसको घटाएंगे, 9 को घटा देंगे तो ये हमको लाभ निकल गया। बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन हो जाएगा, क्रय मूल्य तो कम होगा क्योंकि लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ 9 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, गुने हो जाएगा 100, एक लाइन का लगाना है। 15 में से 9 तो हो गया 6, डिवाइडेड बाई 9 और गुने हो गया 100। तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 200/3। तो मतलब 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66.67% आ जाएगा। मतलब उसको लाभ होने वाला है लगभग 66.6% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो बोल रहा है, पवन एक वस्तु को 12% की हानि पे बेच दी। यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपया अधिक बेची होती तो उससे 22.5% का लाभ होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको डीआरडीओ में पिछला बार इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा गया था। तब लाभ हानि में ऐसे क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस चूँकि वहाँ टाइम का बहुत आपको रहेगा, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल तरीका से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जितना जल्दी हो सके बनाना है। तो इसको कुछ नहीं है, आप एक लाइन में बना सकते हैं कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला उसको क्या हो गया, हानि हो गया। मतलब 100 में जो वस्तु बेच रहा था उसको जो बेचा है कितना में, तो 100 में से घटा देंगे कितना, 12.5 को घटा देंगे। तो हमारा ये जो 100 वाला वस्तु को जो बेचा है उसने कितना हानि में बेचा है, तो ये हो गया 5, 9 में से 2 तो ये हो जाएगा 7 और 9 में से 1 तो 87 रुपया में बेचा है। उसी तरह यहाँ देखते हैं दोस्तों कि जब लाभ हुआ उसे, तो मतलब 100 वाला वस्तु को कितना बेचा है, तो 100 वाला वस्तु को जो बेचा है 22.5, इसको ऐड कर देंगे। जब हानि रहेगा तो घटा देंगे और जब लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 122, तो दशमलव ये हमारा हो गया 122 है, ये हो गया 87। तो जो ये दोनों की जो क्रियाकलाप होता है जो, उससे 54 रुपया अधिक मिलता है, मतलब लाभ होता है। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों कि हम इसको घटाएंगे। ये वाला जो हमारा हो गया 122.5 माइनस 87.5 बराबर कितना हो गया 56। इस लेन देन में उसे 56 रुपया अधिक मिल रहा है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 12 में से 7 तक 5, और ये हो जाएगा 11 में से 8 तक 3, 35 बराबर हो गया 56। तो कहने का मतलब है दोस्तों के 35% बराबर क्या हो गया, 56 रुपया हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 35% है ना, ये हमारा एक प्रतिशत था। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 35% बराबर 56 होगी, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/35 हो जाएगा। इसलिए 100 में निकालेंगे तभी तो हमारा टोटल क्रय मूल्य निकलेगा। तो ये हो जाएगा 7/35, 60/56, ये हो जाएगा जाके 20/100, मैंने 8 160, मतलब 160 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है कब, जब उसे सेलिंग प्राइस में 25% का प्रॉफिट मिले। तो हमें पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 होता है। इसी फॉर्मूला को अब हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 160 इंटू 125 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 से 25 चौको 100, ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 चौको 20, मतलब 200 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजीली से बना सकते हैं आप। कुछ नहीं हमें करना है, इसको क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं हानि हुआ, मैंने 100 में हानि हुआ है ना, तो 100 में से घटा दिए 12, 87 हो गया। दूसरा है कि 25% का लाभ हुआ, तो 100 में 22 का लाभ हुआ तो जोड़ दिए। आज दोनों के होने के कारण कितना का अंतर 56 का हो रहा है, तो दोनों प्रतिशत घटा के 56 कर दिए, 100 में करके बस हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो बोल रहा है कि एक मोबाइल मूल्य में 20% की कमी हुई है, फिर 10% की वृद्धि हुई है, तो मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है कि कुल परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर कमी होगा तो माइनस, अगर वृद्धि होगा तो हो गया प्लस, ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या है, कमी हुआ तो लिखेंगे माइनस, यहाँ चूँकि वृद्धि हुआ है तो प्लस लिखेंगे 10। अभी दोनों गुना करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ इसको गुना फिर करेंगे, 20 गुने 10 बटे क्या हो गया 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो फार्मूला हमारा क्या है कि a प्लस बी गुने प्लस ए गुने बी डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ये हमारा फार्मूला है। अब कमी या वृद्धि का नजरिए चेंज होते रहता है,
तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसी पर हम इसको बैठाए हैं। तो ये हो गया -20 में से 10 जाएगा तो बचेगा -10, ये हो गया माइनस, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया बराबर -2, तो ये हो गया -12%। मतलब 12% की इससे क्या होगी, एक तरह से कमी हो जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। तो दोस्तों इसका जो एक ही फार्मूला है, x/100 ± x×100, ये हमारा फार्मूला है। तो अगर यहाँ कमी कहेगा तो यहाँ कमी के लिए क्या होगा, माइनस, कमी के लिए कहेगा तो माइनस, वही वृद्धि के लिए कहेगा कहीं भी तो वृद्धि के लिए प्लस, बस यही कंसेप्ट है। तो यहाँ घट रहा है मतलब कमी हो रहा है, तो यहाँ 25 पहले लिखेंगे, अब बटे 100 माइनस क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, अब गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो बस हमारा भी इसको निकल गया। तो 25 बटे क्या हो गया, तो ये हो गया 25 बटे 100 - 25 तो हो गया 75 गुने, ये हमारा हो गया 100। तो 25 × 75 बराबर हो गया 100/3, मतलब 33, 100/3 दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना एक तरह से लग रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लग रहा है ना, लेकिन इसको सबसे शॉर्ट 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में सॉल्व करेंगे। बस आप बने रहिए। एक टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर में केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की कीमत में मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन DRDO में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको वहाँ क्या है, टाइम बॉन्डेड है, तो टाइम बॉन्डेड है, समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कुछ नहीं है, 25% की वृद्धि हुआ है मतलब कि 100 वाला चीज़ को 125 हो गया है, पहला हो गया। दूसरा है कि उसकी जब कीमत में वृद्धि हुई तो उसकी जो सुधा टमाटर पर केवल 15% से अधिक खर्च कर रहा है, मतलब कर रही है। तो 100 के चीज़ को लिए वो 115%, वो 115 खर्च कर रही है। 15% का मतलब क्या हो गया, 100 वाला 115, 125% की वृद्धि हुई है मतलब 100 वाला 125। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट हमें निकालना है कि मात्रा में उसे कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए सुधा को टमाटर की मात्रा में। तो डायरेक्ट लगाएंगे 1 माइनस हमारा 115 हो गया, तो 115 वाला ऊपर जाएगा, 125 वाला नीचे आएगा, और गुने लगाएंगे 100, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको का एलसीएम ले लेंगे 125, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 115 और गुने कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा जाके 0 और 10/125 और गुने हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 से 25 को 100, ये हो गया 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8% की इसकी एक तरह से मात्रा में कमी करना पड़ेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो DRDO में एक तरह से आपको लड़ने वाला है, और हमने जो सॉल्व किया है बहुत ही ट्रिकली और फास्टर तरीक़ा से सॉल्व किया है। आप इसको ध्यान में रखिए और आगे के इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।